हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो रिलेटिव प्रोनाउन का एक अगला पार्ट है। ये वीडियो आप किसी भी लेवल की पढ़ाई करते हो, आप एकेडमिक पढ़ाई करते हो या किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की करते हो, एनडीए की करते हो, एससीपीओ, पीओ, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट या किसी भी कंपटीशन की, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो, किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए इस वीडियो को आप लगातार देखिए और लास्ट तक देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक आप देख चुके हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि पीछे भी पढ़ाया जा चुका है। जिसने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जा कर के ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस सर्च करे और वहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ ले। ठीक, उसी रिलेटिव प्रोनाउन का ये अगला पार्ट है। ओके, तो चलिए रिलेटिव प्रोनाउन शुरू करते हैं। जैसा कि पीछे आपको बताया गया है रिलेटिव प्रोनाउन, मैं एक लाइन और बता देता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन पीछे बताया गया था कि रिलेटिव प्रोनाउन एक कनेक्टर का काम करता है। कनेक्टर का मतलब जो ऐड करता है। जैसे दो सेंटेंस हैं, ठीक, दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आता है। पीछे सब पढ़ाया जा चुका है, मैं बस ऐसे ही आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को ऐड करता है इसलिए बीच में आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा एक या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन जस्ट बगल में। ठीक, और ये नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन इसी एंटीसीडेंट से रिलेशन बताता है, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी जस्ट से निकलता है। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के हमेशा बीच में आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट। ठीक, और भी सारे रिलेटिव हैं, इनका प्रयोग हम लोग रिलेटिव के रूप में करते हैं। ठीक, आगे फिर बताया गया कि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। अब ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर सब उसके एंटीसीडेंट से निर्धारित होता है। जैसा ये रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा। पीछे के वीडियो में साफ सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आज आगे चलते हैं। देखिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन में कि अगर मान लीजिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और एंटीसीडेंट हमारा कोई थिंग हो, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु हो, ठीक, कोई वस्तु हो, तो वहाँ पर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हिच का प्रयोग करते हैं। जैसे पीछे के वीडियो में बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग कब करते हैं, हुम का प्रयोग कब करते हैं, बहुत विस्तार से बताया गया। अब उसके आगे अगला रिलेटिव होता है व्हिच। व्हिच का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब एंटीसीडेंट सजीव हो। जब एंटीसीडेंट सजीव हो मतलब कोई पर्सन हो, तो वहाँ या तो हु का प्रयोग करते हैं या तो हुम का प्रयोग करते हैं। हु सब्जेक्टिव केस में लगता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, मान लेते हैं कि अगर एंटीसीडेंट हमारा कोई सजीव ना हो, कोई पर्सन ना हो, कोई थिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ रिलेटिव के रूप में हु और हुम नहीं लगेगा। क्या लगेगा? व्हिच। अब जब हु लगाते हैं तो हु सब्जेक्ट होता है और हुम ऑब्जेक्ट। हु क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक, और हुम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, लेकिन व्हिच यही सब्जेक्ट भी है, यही ऑब्जेक्ट। मतलब हु का सब्जेक्टिव केस अलग, ऑब्जेक्टिव केस अलग। और व्हिच का सब्जेक्टिव केस व्हिच होता है, व्हिच का ऑब्जेक्टिव केस व्हिच होता है। ठीक, चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए लिखा है किरण हैज लिफ्टेड द इन्फेंट हु व्हिच वाज क्राइंग। अब देखिए ये सेंटेंस के मिडिल में आ गया। ठीक, इसके पहले ये देखिए नाउन है। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, बच्चा। ठीक, ये नाउन है। अब ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसके पहले नाउन है, इसका मतलब ये रिलेटिव हो गया। ठीक, अब रिलेटिव है तो हु लगेगा कि व्हिच, तो इधर देखते हैं। अब ये क्या लिखा है? इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, बच्चा। अब इसके लिए हम लोग व्हिच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? व्हिच का प्रयोग करेंगे।
देखिए अब जैसे सजीव के लिए किसी पर्सन के लिए हु का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर छोटा मोटा कोई सजीव है तो वहाँ पर हम लोग हु का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कैट हुआ, रैट हुआ, ये भी सजीव है। कैट हुआ, रैट हुआ, एंट हुआ, ठीक, क्रो हुआ, ये सब भी सजीव हैं, लेकिन यहाँ पे हु नहीं लगेगा, यहाँ पे विच लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग विच का प्रयोग करेंगे। अब इन्फेंट सिंगुलर है इसलिए विच सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, ठीक। ये मतलब ये यहाँ पे करेक्ट हुआ, और ये किस केस में है, सब्जेक्टिव, इसलिए इसके आगे क्या आ गया, वर्ब, ठीक। आगे देखिए अगला एग्जांपल, मीनू वोर द शर्ट हु विच लुक्ड ग्रेट ऑन हर, ठीक। अब देखिए हु विच इस सेंटेंस के मिडिल में आया है, तो मिडिल में आया है, ठीक, तो तुरंत देखिए कि क्या इसका एंटीसीडेंट है, तो देखिए एंटीसीडेंट भी दे दिया है, इसका मतलब ये रिलेटिव है, ठीक। अब ये चेक करिए कि ये सही है कि ये सही है, तो एंटीसीडेंट शर्ट क्या है, ये थिंग होगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, तो थिंग के लिए क्या लगेगा, विच लगेगा, ये हु नहीं लगेगा। आगे चलिए, माई ब्रदर रिफंड द कीज विच हु आई थिंक वाज इन हिज पॉकेट, इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न है भाई, चलिए, ठीक। अब देखिए सेंटेंस के मिडिल में आ गया विच, हु आया हुआ है, अब इसके पहले क्या दिया है, ये नाउन दिया है, इसका मतलब ये रिलेटिव हो गया, ठीक है ना। अब हु की विच, तो की मतलब चाबी, तो चाबी क्या होगा, थिंग, इसलिए यहाँ विच सही होगा, ठीक है ना, ठीक। और ये देखिए विच, अब इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ है, ठीक, तो विच वाज वेयर, इसमें से क्या लगेगा, तो कीज बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है ना, इसलिए यहाँ पे वेयर सही होगा। मतलब कि हु और विच में से विच सही है, और वाज और वेयर में से वेयर सही है। अभी बताए हैं कि एंटीसीडेंट सिंगुलर तो रिलेटिव सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन ये क्या है, प्लूरल, एंटीसीडेंट क्या हुआ, प्लूरल, इसलिए रिलेटिव, प्लूरल इसलिए वर्ब भी प्लूरल। और ये देखिए ये पीछे आपको बताया गया कि कभी कभी रिलेटिव के बाद ये हमको कंफ्यूज करने के लिए आई थिंक, वी थिंक, इस टाइप का सेंटेंस दिया रहता है, जिसका इस पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं रहता है। पीछे की वीडियो में समझाया गया है, आप उसको फिर से देख लीजिए, ओके। देखिए अगला रिलेटिव प्रोनाउन होता है व्हाट। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसको हम लोग कंपाउंड प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन। अब कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड मतलब जो दो या दो से अधिक वर्डों से मिल करके बनता वही कंपाउंड कहलाता है। अब व्हाट रिलेटिव है, इसको कंपाउंड प्रोनाउन भी कहते हैं। व्हाट में दो वर्ड मिला हुआ है, दैट प्लस विच, दैट और विच दोनों को मिलाएंगे तो क्या बना, व्हाट, ठीक है ना। अब जिसमें से दैट क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट का काम करेगा, और ये क्या करेगा, रिलेटिव का काम करेगा। और एक चीज़ और याद रखिए, क्या बताए हैं कि व्हाट में कौन कौन वर्ड है, दैट और विच, तो दैट क्या बनेगा, एंटीसीडेंट, ये क्या बनेगा, रिलेटिव, दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, व्हाट। लेकिन इस व्हाट का यूज हम किसके लिए करेंगे, या तो किसी आइडिया स्टेटमेंट के लिए, कोई आइडिया हो, ठीक है, या स्टेटमेंट कथन हो, उसके लिए। मतलब इसका प्रयोग हम लोग किसी पर्सन के लिए, थिंग के लिए नहीं करते हैं, किसी आइडिया स्टेटमेंट के लिए करते हैं, ठीक। और एक चीज़ और जानिए, अभी बोले हैं कि दैट, इसमें क्या होगा, एंटीसीडेंट, ये क्या होगा, रिलेटिव, दोनों को मिला के क्या बनाएंगे, व्हाट। दैट का प्रयोग कभी भी एंटीसीडेंट के रूप में हम लोग नहीं करते हैं, याद रखिए, दैट कभी भी एंटीसीडेंट नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिए देखिए लिखा है आई मीन व्हाट आई से, आई मीन व्हाट आई से। अब यहाँ पे व्हाट रिलेटिव है, व्हाट रिलेटिव, तो रिलेटिव है तो सब, अभी आप कहेंगे कि इसका एंटीसीडेंट कहाँ है, ठीक। तो एंटीसीडेंट, व्हाट का एंटीसीडेंट नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि व्हाट में देखिए दैट और विच दोनों को मिला करके बनाया गया है। अभी इसको हम तोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा दैट और ये हो जाएगा विच। मतलब कि अगर व्हाट को तोड़ें तो ये हो गया हमारा विच। आई मीन दैट विच आई से, ये हो गया। लेकिन दैट का भी एंटीसीडेंट बनता नहीं है, तो इसीलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है व्हाट,
ठीक है ना। तो आई मीन व्हाट आई से, ठीक। अब ये यहाँ पे देखिए व्हाट का मतलब लिखा हुआ है, ही डिसाइडेड व्हाट ही कुड प्लान वेल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए व्हाट लिखा है, अब इसका एंटीसीडेंट कौन है, ये रिलेटिव है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, अभी इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, दैट व्हिच हुआ ना। लेकिन दैट का प्रयोग हम लोग रिलेटिव के रूप में करते नहीं हैं, इसका प्रयोग रिलेटिव के रूप में नहीं करते हैं, तो इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, व्हाट, ठीक। चलिए अब इसका यूज हम लोग आइडिया स्टेटमेंट के लिए करते हैं। ओके, देखिए अगला एग्जांपल देखिए, ही डज व्हाट ही बिलीव, ही डज, यहाँ व्हाट क्या है, रिलेटिव, इसका एंटीसीडेंट क्या है, दैट। इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दैट प्लस व्हिच, ये हुआ। ये दैट एंटीसीडेंट, ये रिलेटिव। लेकिन हमको पहले से पता है कि दैट को हम लोग एंटीसीडेंट नहीं बनाते हैं, तो नहीं बनाएंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, व्हाट, ठीक। अगला आइए, अगला रिलेटिव प्रोनाउन होता है बट। बट एक ऐसा वर्ड है जो कंजक्शन के रूप में भी यूज होता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होता है और प्रोनाउन के भी रूप में प्रयोग होता है। कंजक्शन भी बनता है, प्रीपोजिशन भी बनता है। अब प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब कि बट को कंजक्शन भी बना सकते हैं, प्रीपोजिशन भी बना सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए बट कंजक्शन कब बनेगा, जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो कंजक्शन बन जाएगा। रिलेटिव भी दो सेंटेंस को जोड़ता है, कंजक्शन भी दो सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है लेकिन उसका एंटीसीडेंट नहीं होता है, वो रिलेशन नहीं बताता है। रिलेटिव दो सेंटेंस को जोड़ता है लेकिन उसका एंटीसीडेंट होता है और उसी से वो रिलेशन बताता है। ये लिखा है द टीचर इज इन द क्लास बट ही डज नॉट टीच। अब देखिए एक सेंटेंस है द टीचर इज इन द क्लास, ठीक, और दूसरा सेंटेंस है ही डज नॉट टीच, हो गया ना। अब इन दोनों को हमने बट लगा करके जोड़ दिया कि टीचर क्लास में है लेकिन वो पढ़ाता नहीं है। अब यहाँ बट कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट देखिए नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पे लिखा है नन बट हिम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब नो वन लिखा है, सॉरी, नो वन बट हिम इज प्लेइंग क्रिकेट। ये बट प्रीपोजिशन है, ठीक। देखिए बट को आपने कभी दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ते हुए नहीं देखा है। अब तक आपने देखा है कि बट दो सेंटेंस के बीच में आता है, किसके, दो सेंटेंस के बीच में। लेकिन आपने कभी मान लीजिए कोई नाउन हो, इसके बाद बट लिखा हो और फिर कोई नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है ना, या कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, ऐसा आपने नहीं देखा है कि कोई नाउन प्रोनाउन हो फिर बट हो फिर नाउन प्रोनाउन हो। अगर ऐसा है तो ये बट प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। और सेंटेंस के बीच में आएगा तो ये कंजक्शन बन जाएगा, लेकिन दो नाउन दो प्रोनाउन के बीच में आ जाएगा तो ये प्रीपोजिशन बन जाएगा। और जब ये प्रीपोजिशन बनेगा तो इसका मीनिंग होता है के अलावा, के सिवाय। क्या होता है, के अलावा या के सिवाय, ठीक है ना। देखिए लिखा है नो वन बट हिम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ देखिए ये प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, दोनों के बीच में आया बट, तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन हो गया। अब इसका मीनिंग होगा क्या, के अलावा। मैं लिख देता हूँ के सिवाय, या के अलावा भी हो सकता है, के अलावा, दोनों हो सकता है, ठीक। अब देखिए तो ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक। अब देखिए प्रीपोजिशन के बाद आपको पहले से पता है कि कभी भी सेंटेंस में हम लिखते हैं प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आए या प्रोनाउन आए तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे ही नहीं रहेगा, हिम रहेगा, ठीक, हिम। अब उसके आगे ये वर्ब लिखा है। अब सोचेंगे कि ये तो वर्ब लिखा है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब लिखा है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव लिखा है। क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है।
क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से तो सही है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक, ये सिंगुलर है इसलिए ये भी सिंगुलर है। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए यहाँ से, रीता बट हिज सिस्टर्स इज आर सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, दोनों नाउन के बीच में बट आ गया, इसका मतलब ये कंजक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। अब इसका हिंदी क्या होगा, के सिवाय या के अलावा। अब चलिए, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है, ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वर्ब जो है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, तब इसके अकॉर्डिंग लगेगा। और रीता क्या है, सिंगुलर, इसलिए इज, आर नहीं लगेगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे आ जाइए, बट प्रीपोजिशन भी बन गया, कंजक्शन भी बन गया। बट को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम बट को रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं तो उसका हिंदी होता है जो नहीं, जो नहीं। ठीक, अभी देखिए, बट का मीनिंग होता है हु नॉट या विच नॉट। अगर इसका प्रयोग हम लोग नेम ऑफ पर्सन के लिए करेंगे तो हु नॉट इसका हिंदी होगा, लेकिन इसको थिंग ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे तो विच नॉट इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, मतलब कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, इतना तो याद ही है। तो अगर हु का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, ठीक, और अगर वो सेंटेंस निगेटिव है, मतलब हु रिलेटिव हो, उसके साथ में नॉट भी दिया हो, तो अगर हम चाहें तो इन दोनों को रिप्लेस कर दें और उसके जगह पे बट लिख सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस हो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच हो और साथ में नॉट भी हो, तो हम चाहें तो इन दोनों को रिप्लेस करके बट लिख सकते हैं। ठीक, अगर सेंटेंस में हु हो लेकिन नॉट नहीं हो, हु दिया हो नॉट ना हो, तो बट से रिप्लेस नहीं होगा। बट का हिंदी निगेटिव आना चाहिए, आता है। ठीक, आगे जैसे देखिए लिखा है, देयर इज नो मैन हु डज नॉट लव हिज चाइल्ड। अब यहाँ क्या है, हु रिलेटिव है, क्योंकि सेंटेंस के मिडिल में है, इसके पहले एंटीसीडेंट है, ये हु रिलेटिव है। अब ये देखिए डज नॉट लिखा है, ये सेंटेंस करेक्ट है एकदम। ये मैन सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर हुआ था, इसलिए ये भी सिंगुलर हुआ, ये करेक्ट है। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए हु लिखा है, हु के साथ नॉट भी लिखा है। अगर हम चाहें कि हम हु और नॉट दोनों को रिप्लेस कर दें, इसको नहीं लिखना चाहें, तो एक उपाय है, इसकी जगह पे आप बट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, बट। तो जब बट आएगा तो ये हु भी चला जाएगा, नॉट भी चला जाएगा। और जब नॉट जाएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट के साथ ही टू डज जाता है, उसी के साथ वापस चला जाएगा। ठीक, तो सेंटेंस ये भी सही है, ये भी, दोनों का मीनिंग है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज द शर्ट विच आई डोंट लाइक। ये वही शर्ट है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे विच रिलेटिव है, इसका एंटीसीडेंट दिया है, लेकिन साथ में देखिए नॉट भी दिया है। ठीक, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर हम चाहें कि इसको हम यहाँ बट का यूज़ करें, तो इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, इसकी जगह क्या लिखिए, बट। ये जब बट लिखेंगे तो बट में नॉट ऑलरेडी मौजूद होता है, इसलिए नॉट भी चला, नॉट जाएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब भी चली जाएगी, तो हो जाएगा विच आई लाइक। ठीक, अब इसका हिंदी क्या होगा कि दिस इज द शर्ट विच आई डोंट लाइक। ये वही शर्ट है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। दिस इज द शर्ट बट आई लाइक। ये वही शर्ट है जो मुझे अच्छी लगती है। इसका हिंदी लेकिन नहीं निकलेगा, याद रखिए, इसका हिंदी लेकिन नहीं निकलेगा, के सिवाय भी नहीं निकलेगा। लेकिन कंजक्शन हो गया, के सिवाय प्रीपोजिशन हो गया, ये रिलेटिव है, इसका हिंदी होगा जो नहीं। ठीक, चलिए अगला एग्जाम रूल देखते हैं। अगर देखिए हम डेफिनेशन रखते हैं, ये कोई बात नहीं है, कैसे हम किसी वर्ड को यूज करते हैं, एप्लीकेशन सीखे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो एप्लीकेशन आता है, वहाँ डेफिनेशन नहीं आएगा, वहाँ ये आएगा। आपको ये चीज़ देखना होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है, किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता है। ठीक, चलिए देखिए, अपना लेवल बढ़ाइए। ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, चाहे किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, कहीं भी, ज़िंदगी जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये आपके साथ रहेगा। आगे देखिए,
अगर किसी सेंटेंस में आल हो, सेम हो, एनी हो, ओनली हो, नन हो, नथिंग हो या कोई सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो वहाँ रिलेटिव के रूप में केवल दैट लगेगा। मतलब रिलेटिव के रूप में हु का यूज होता है, विच का भी यूज होता है, लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ड अगर मौजूद है तो वहाँ ना तो हु लगेगा और ना तो विच। वहाँ ये नहीं देखना है कि वो पर्सन है कि थिंग है, ये सब नहीं देखना है। अगर इनमें से कोई वर्ड आया तो वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट लगेगा, चाहे एंटीसीडेंट पर्सन हो और चाहे एंटीसीडेंट कोई थिंग या ऑब्जेक्ट हो। ठीक, तो एक बार देख लीजिए कि इनमें से कोई भी वर्ड अगर मौजूद है तो वहाँ पर ना तो हु ना तो विच, केवल दैट, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो। एग्जाम्पल देखिए लिखा है मैन इज द ओनली एनिमल विच दैट कैन स्पीक। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी होता है जो बोल सकता है। अब यहाँ पे हमने ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लिखा हुआ है, इसके पहले देखिए एंटीसीडेंट आया है। अब एनिमल के लिए क्या लगना चाहिए, विच लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, विच। ठीक, यहाँ तक तो सही है, लेकिन एनिमल के पहले ये क्या दे दिया, ओनली। तो जब ओनली लग गया तो न विच न हु, केवल दैट। ठीक, दिस इज द सेम पेन विच दैट आई बॉट यस्टरडे। ये वही पेन है जिसे मैंने कल खरीदा था। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लगा हुआ है, इसके पहले ये एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट क्या हमारा, वस्तु है। क्या है, वस्तु। तो वस्तु के लिए क्या लगता है, विच लगता है, लेकिन यहाँ एंटीसीडेंट के पहले क्या आ गया, सेम, इसलिए विच नहीं लगेगा, दैट। ठीक, उसी तरह देखिए द बेस्ट, क्या दिया है, बेस्ट। ये क्या है, सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव आ गया तो न हु न विच, केवल दैट। ठीक, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पीछे देखिए वीडियो में है, आप जा करके वहाँ से सर्च करके पढ़ लीजिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु होता है, विच होता है और हुज होता है। नहीं, बहुत सारे होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और यही हु, हुम, हुज, विच, व्हाट आपका रिलेटिव हो जाता है। इनका दो काम है, जब ये सेंटेंस को जोड़ेगा तो इंट्रोगेटिव हो जाए, रिलेटिव हो जाएगा, और जब ये क्वेश्चन करेगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। बस इतना से ज़्यादा। जब हु, हुम, हुज, विच, व्हाट क्वेश्चन करेगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और जब इंट्रोगेटिव होगा तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। ठीक, और हु, हुम, हुज, विच, व्हाट जब सेंटेंस को जोड़ेगा तो रिलेटिव हो जाएगा, जब रिलेटिव हो जाएगा तो सेंटेंस के बीच में चला जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए कि कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी क से निकलता है। किससे निकलेगा, क से। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट सबका हिंदी निकालेंगे तो क आएगा। हु कौन, विच कौन सा, व्हाट क्या, देखिए सब क्या क से शुरू होगा। ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में। तो मान लीजिए अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो, उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, ये व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर यहीं हम वेयर लिख दें, क्या लिख दें, वेयर, तो वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वाई लिख दें तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। केवल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिया है तो जाहिर सी बात है सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, स्टार्ट में आ गया। और उसी सेंटेंस में आगे चल करके अगर हम रिलेटिव लिखें, क्या लिखें, रिलेटिव। ठीक, तो वहाँ रिलेटिव के रूप में केवल और केवल दैट लगेगा, न हु लगेगा न विच। तो देखो व्हाट इज इट, और ये बीच में आया हुआ है, इसके पहले ये प्रोनाउन है। ठीक, एंटीसीडेंट हो गया। अब ये लगेगा कि ये लगेगा, ये देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसलिए ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। ठीक है ना, देखिए हुज इज दिस हॉर्स विच दैट लुक ब्यूटीफुल। अब देखिए हुज इज दिस हॉर्स विच लुक ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के मिडिल में क्या लिखा है, विच या दैट, ये रिलेटिव हो गया क्योंकि ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। ये सेंटेंस को ऐड कर रहा है, इसके पहले एंटीसीडेंट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये कि ये सही है कि ये सही है, तो हार्स के लिए क्या लगना चाहिए, विच लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, विच। लेकिन इस सेंटेंस में एक बात और है, ये देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दे दिया है। क्या दे दिया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो वहाँ पे केवल दैट, चाहे यहाँ पे एंटीसीडेंट हमारा कोई भी हो, इससे नहीं मतलब हो, तब क्या लगेगा, दैट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
इसके बारे में ध्यान रखिए। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगर कोई एंटीसीडेंट ऐसा हो, अगर कोई एंटीसीडेंट ऐसा हो जिसमें एक से अधिक हो, मतलब एंटीसीडेंट अब तक क्या आ रहा था कि एंटीसीडेंट या तो कोई नाउन आ रहा था, शर्ट आ रहा था, पेन आ रहा था, बॉय आ रहा था, इस टाइप से आ रहा था। ठीक, लेकिन ऐसा कोई एंटीसीडेंट हो जिसमें एक व्यक्ति हो और एक उसमें जानवर हो या वस्तु हो, मतलब एंटीसीडेंट की जगह पे ऐसा कोई वर्ड आए जो एक व्यक्ति हो और दूसरा उसके साथ में या तो कोई जानवर हो तो या तो कोई वस्तु, तो वहाँ पर भी लगेगा केवल दैट। क्या लगेगा? दैट। ठीक, अभी देखिए एग्जाम्पल से समझिए। ये लिखा है द बॉय एंड हिज डॉग दैट विच हु इंटर्ड द टेम्पल वेयर कॉट बाई पुलिस। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के मिडिल में लिखा है दैट लिखा है, विच लिखा है, हु लिखा है। इसके पहले हमारा ये एंटीसीडेंट है, ये भी और ये दोनों एंटीसीडेंट हैं। ठीक, ये सेंटेंस के मिडिल में आया है, इसके पहले एंटीसीडेंट डॉग, ये एंड दिया है तो इसका मतलब ये भी एंटीसीडेंट है। तो ये दो एंटीसीडेंट हुआ, एक बॉय और एक डॉग, दोनों एंटीसीडेंट है। दोनों एंटीसीडेंट देखिए एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब बात यह है कि अब यहाँ रिलेटिव हु लगाएं कि विच लगाएं कि नहीं दैट लगाएं कि विच लगाएं कि हु लगाएं। अब रूल के अनुसार चलिए, बॉय क्या है? बॉय क्या है? ये व्यक्ति है। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन है। तो अगर जब भी बोला जाए नेम ऑफ पर्सन तो नेम ऑफ पर्सन का मतलब होता है बॉय, गर्ल, मैन, सब उसी में आ गए। ठीक, तो ये नेम ऑफ पर्सन है तो बॉय के लिए क्या लगता है? हु लगता है। तो मान लीजिए हम हु लगा देंगे। और डॉग के लिए क्या लगता है? विच लगता है। ठीक, डॉग के लिए क्या लगेगा? विच। अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि छोटे मोटे जानवरों के लिए हु का यूज नहीं होता है, क्या लगेगा? विच। तो अब बताए हमको रिलेटिव कितना चाहिए? एक ही यूज करना है, एक ही। ये नहीं कि दो एंटीसीडेंट दिया है तो दो रिलेटिव यूज कर देंगे, नहीं, रिलेटिव एक ही लगेगा। तो बॉय के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? हु चाहिए। अब डॉग के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? विच चाहिए। लिखना हमको कितना है? एक। अब दोनों फंस गए, आपस में झगड़ा शुरू, मारा पीटी शुरू। तो उसका एक उपाय है, दोनों लोग का झगड़ा खत्म कर दीजिए। न आप न आप, दोनों में से कोई नहीं, खत्म, केवल दैट लिख दीजिए। ठीक, ये भी खुश, ये भी खुश। ठीक, देखिए फिर से समझिए कि यहाँ एंटीसीडेंट कोई ऐसा हो जिसमें से एक व्यक्ति हो, उसके साथ में ये वाला या तो जानवर हो या तो कोई वस्तु हो, तो वहाँ तुरंत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, झगड़ा शुरू हो जाएगा। झगड़ा इस बात का होगा कि ये पर्सन कहेगा कि हमको हु चाहिए और ये एनिमल या वस्तु जो भी है ये कहेगा कि हमको विच चाहिए। ठीक, अब आप पंचायत करने चले जाइए। तो पंचायत आप में जब आप बैठेंगे तो आपको डिसीजन करना पड़ेगा ना, फैसला देना पड़ेगा। तो आप इसकी भी बात सही है, इसकी भी बात सही है। ये वस्तु कहेगा ठीक कि हम विच लेंगे, ये पर्सन कहेगा कि हम हु लेंगे। तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि हम क्या करें। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई दोनों लोग का, इनका भी ऑप्शन काट दीजिए, इनका भी ऑप्शन काट दीजिए, कोई तीसरा इनको डिसीजन दे दीजिए। ठीक, तो इसीलिए हु अगर हु लिखते हैं तो ये खुश हो जाएगा, ये खुश नहीं होगा। विच लिखते हैं तो ये खुश हो जाएगा, हाई खुश नहीं होगा। और अगर आप अच्छे निर्णायक हैं, अच्छे एम्पायर हैं, तो ऐसा डिसीजन दीजिए कि दोनों पार्टी खुश हो, तब आपको माना जाएगा कि आप एक अच्छे न्यायवादी हैं, एक अच्छे जज हैं, एक अच्छे न्यायमूर्ति हैं। ठीक, तो सबसे अच्छा डिसीजन यही हुआ कि ना आपकी चलेगी ना आपकी चलेगी, कोई तीसरे को आप सौंप दीजिए। ओके, ये होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक, और ये आपके लिए एक सूचना है, इसको आप देखिए। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें क्लेफ्ट सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। क्लेफ्ट सेंटेंस शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा। तो अगला जो वीडियो आएगा वो भी रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, उसमें क्लेफ्ट सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ज्ञानशिखा क्लास देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया, हो सकता है मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई होगी, तो आप उसको देखिए और फिर से कभी टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन आप करिएगा, तो उसका भी कन्फ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, जिसका नाम आपके सामने पड़ा हुआ है क्लेफ्ट सेंटेंस। देखते रहिए, तब तक के लिए ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।